नमस्कार, आप देख रहे हैं स्वदेश लाइव। मैं हूं आपके साथ अमीशा कछावा और आज हमारे गेस्ट हैं एच.एस. पांडे सर और ये एक मौसम वैज्ञानिक है और आज हम उनसे चर्चा करेंगे कि बदलते मौसम का क्या कारण है और भी इससे रिलेटेड कुछ बात करेंगे। नमस्कार सर। नमस्कार। और आप जैसा कि आपने कहा कि बदलते मौसम की, तो निश्चित ही है मई का महीना लू की स्थिति वाली महीना होता है, लेकिन इस बार सब कुछ बदला हुआ ऐसा है और गरज चमक के साथ पूरे प्रदेश में बारिश की एक्टिविटी देखने को मिल रही है। तो ये अमूमन आमतौर पर मई के महीने में भीषण गर्मी से इस समय लोग बाहर निकलना मुश्किल होता है, अभी आराम से घूम रहे हैं। इसके पीछे के जो कारण हैं तो वो उत्तर भारत में जो पश्चिमी विक्षोभ एक्टिव है और उसके प्रभाव से, साथ ही साथ जो दक्षिण मध्य भारत से साउथ वेस्ट एमपी से लेके तमिलनाडु तक एक द्रोणिका लाइन गुजर रही है, तो जिसके कारण पूरे प्रदेश में नमी की सप्लाई हो रही है और ये बादल बन रहे हैं, गरज चमक की स्थिति निर्मित हो रही है। साथ ही साथ कहीं कहीं ओलावृष्टि और तेज हवाओं का दौर भी चल रहा है। तो खासकर ये दोपहर के बाद वाली स्थिति में ज़्यादा देखने को मिलती है, क्योंकि थोड़ी सी भी हीटिंग होती है, टेम्परेचर बढ़ने की कोशिश करता है, तो ये बादल गरज चमक वाले बन जाते हैं। अभी देखेंगे कि आगामी 24 घंटों में प्रदेश का जो जबलपुर संभाग है, जबलपुर संभाग के जो ज़िले हैं वहाँ पर अनेक स्थानों पर बारिश होने की संभावना है। शहडोल और रीवा संभाग में कुछ स्थानों पर तथा शेष संभागों में कहीं कहीं। तो जबलपुर, शहडोल और रीवा संभाग के जो ज़िले हैं यहाँ पर गरज चमक के साथ बारिश और तेज हवाओं का दौर चलेगा। ओलावृष्टि के लिए देखेंगे तो जबलपुर, शहडोल संभाग के जो ज़िले हैं, साथ ही साथ जो रायसेन, नर्मदापुरम, बैतूल और खरगोन, यहाँ पर ओलावृष्टि भी होने की संभावना। ये स्थिति आगामी 2 से 3 दिन बारिश की रहेगी। उसके बाद भी बारिश की स्थिति रहेगी, लेकिन थोड़ी सी कमी हो जाएगी उसमें। कई कई इलाकों में जो पानी का जो वेव रहता है वो बहुत ज़्यादा होता है और अभी मई के महीने में इतनी बारिश हो रही है, तो क्या ऐसी आशंका है कि जो जून जुलाई के महीने में जब इतनी ज़्यादा बारिश होगी तो बाढ़ की भी समस्या हो सकती है क्या? देखिए, अभी चूंकि बारिश का महीना नहीं है, ये तो ग्रीष्म ऋतु है, अभी तो गर्मी का समय है, तो जितनी भी बारिश होगी, अब वैसे अभी लगातार बारिश होने की स्थिति नहीं है। ये शॉर्ट टर्म फिनोमिना है जो कि गर्मी के सीजन में आया है। ये हम देखेंगे कि 7-8 मई तक रहेगा। इसके बाद ऐसा नहीं है कि गर्मी नहीं पड़ेगी या गर्मी गायब हो गई है। गर्मी है, लेकिन उसको थोड़ा सा इम्प्रूवमेंट होने में या थोड़ा सा उसमें टेम्परेचर को बढ़ने में, इम्प्रूव होने में थोड़ा सा समय लगेगा। और ये हम उम्मीद कर रहे हैं कि 15 मई के बाद तापमान फिर से बढ़ेगा। और वो आप बाढ़ की स्थिति कर रही हैं, वो जब रेनी सीजन होता है, जब लगातार बारिश चारों तरफ होती है। आपने कहा कि कहीं कहीं पे बारिश की इंटेंसिटी थोड़ी सी ज़्यादा रहती है, तो वो सीबी क्लाउड इस सीजन में बनते हैं और जहाँ पे भी सीबी क्लाउड बनते हैं तो वो बारिश वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा हो जाती है। अभी पिछले 24 घंटों में हम देखेंगे कि सतना में 3 सेंटीमीटर, शिवपुरी में 2 सेंटीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई, सीधी में भी 2 सेंटीमीटर। तो ये इससे ज़्यादा बारिश नहीं होती। हाँ, ज़रूर है कि 2 दिन पहले काफ़ी मात्रा में बारिश हुई थी, लगभग 10 सेंटीमीटर तक की बारिश हो गई थी। वो स्थिति फिलहाल इतनी स्थिति खराब नहीं होगी, लेकिन बारिश के दौर जो है छुटपुट ये चलते रहेंगे, कहीं कम तो कहीं ज़्यादा। लोगों का मानना है कि बारिश के जो मौसम, ये गर्मी के मौसम में बारिश हो रही, तो क्या इसका प्रभाव बारिश के मौसम में भी पड़ेगा? देखिए, कभी भी जब प्रकृति में इस तरीके के बदलाव देखने को मिलते हैं तो वो कुछ संकेत होते हैं, तो ये संकेत हमको समझना है। इस तरीके की गर्मी के सीज़न में, खासकर अप्रैल के लास्ट वीक में और मई के पहले सप्ताह में ऐसी लगातार जो है बादलों का दौर, बीच में कभी 1 या 2 दिन लोकल हीटिंग की वजह से सीबी क्लाउड का फॉर्मेशन हो जाता है, लेकिन ये लगातार जो पिछले 25-26 अप्रैल से देख रहे हैं और ये 5-7 मई तक दिखेगा, तो ये 10 से 12 दिन तक लगातार रहना एक अपने आप में अनोखी घटना कह सकते हैं, क्योंकि इतने लंबे समय तक इसके पहले कभी मई के महीने में, अप्रैल के लास्ट वीक में बादलों का दौर देखने को नहीं मिला है। तो ये ज़रूर है कि जो मानसून सीजन है उसका ऑनसेट थोड़ा बहुत आगे की ओर खिसक सकता है, लेकिन आईएमडी ने कहा है कि जो मानसून का इस बार का जो रेनफॉल है वो अपने नॉर्मल के आसपास ही रहने की संभावना है। जैसे कि आप मौसम साइंटिस्ट हैं, तो कहीं ना कहीं कुछ ऐसी चुनौती वो आ जाती है, सिचुएशन आ जाती है, तो क्या आपको चैलेंजेस फेस करना पड़ता है? देखिए, एक जो नॉर्मल वेदर पैटर्न होता है तो उसको, या आप जैसे कह सकते हैं कि गाड़ी का एक प्लेन रोड पे चलना, उसमें ज़्यादा दिक्कत नहीं होती है, लेकिन जब
जब रास्ता उबड़ खाबड़ आ जाए तो ये इस गर्मी के सीजन में जब इस तरीके का मौसम आता है तो निश्चित रूप से हमको अलर्ट रहने की आवश्यकता होती है। साथ ही साथ इससे जो मानसून से या जो बारिश से या किसानों को जो सलाह पहुंचानी है या किसानों को जो चीज़ वार्निंग देनी है कि वो किस तरीके से अपने चीज़ों को सुरक्षित रख पाएँ, अपने फसलों को सुरक्षित रख पाएँ। साथ ही साथ सामान्य जनजीवन के लिए भी जो है किस तरीके की हम बदलते मौसम के बारे में हम जानकारी पहुंचा सकें और यातायात में जो एयर ट्रैफिक्स हैं उसको किस तरीके से हम अपनी सूचनाएं दे सकें ताकि कोई एक्सीडेंट्स ना हो। और जनमानस के लिए जो आवश्यक है वो चूँकि हमको ये वेदर पैटर्न डिस्टर्ब होने के कारण थोड़ा सा काम जरूर बढ़ता है, लेकिन चूँकि ये हमारा काम है तो ये हम करते रहते हैं, तो इसमें आनंद ही आता है। जैसा कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का दौर है और ये जो भी हम काम करते हैं फोरकास्ट को लेकर, तो ये सैटेलाइट के थ्रू होता है, तो क्या इसका भी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का भी इसमें कुछ इन्वॉल्वमेंट आगे चलकर रहेगा या अभी है? नहीं, देखिए वो वेदर का ऐसा कोई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से रिलेटेड नहीं है, ये तो ओपन फॉर ऑल है। ये सब कंट्रीज एक दूसरे के साथ में कंट्रीब्यूट करते हैं डेटा और ग्लोबल लेवल पे ये फिनोमिना होता है, चाहे वो पाकिस्तान हो चाहे चाइना हो, इस तरीके की बातें नहीं आती हैं। डेटा एक दूसरे से साझा करते हैं और एक सिस्टम दूसरे कंट्रीज़ को मूव करता है, दूसरा सिस्टम इस कंट्रीज़ को मूव करता है, तो एक दूसरे से हमेशा जो है तालमेल बना के WMO के तहत काम करते हैं, वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन के तहत, तो इस प्रकार का कोई दिक्कत नहीं है। बाकी मौसम है, परिवर्तित होते रहता है, इससे हमको समझने की आवश्यकता है। पहले के समय में और अब के समय में ऐसी कुछ न्यू टेक्नोलॉजीज जो अभी न्यू है? देखिए पहले क्या होता था कि डेटाबेस होता था केवल, अब उसमें जो है बहुत सारे डेटाबेस के मॉडल्स डेवलप किए गए हैं और उन मॉडल्स के आधार पे, सैटेलाइट के आधार पे सुपर कंप्यूटर बहुत पहले था, अब उसको जो है ना एडवांसमेंट किया गया है। तो बहुत सारी चीज़ें, जैसे सभी तरफ एडवांसमेंट हुआ है टेक्नोलॉजी का, तो IMD ने भी काफ़ी कुछ इम्प्रूवमेंट किया है। ऑटोमेटिक वेदर स्टेशंस लगाए गए हैं, पहले मैनुअल हुआ करते थे, अब ऑटोमेटिक वेदर स्टेशंस हैं, सैटेलाइट्स हैं और भी बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट्स हैं जो लगे हुए हैं। तो ऑटोमेटिक क्षेत्र में काफ़ी अग्रसर है IMD। धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए।